नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक अब बेनतीजा साबित हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष के दो नेताओं ने मैदान में उतरने से साफ इनकार कर दिया है। सबसे पहले एनसीपी नेता शरद पवार ने चुनाव लड़ने से मना किया और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी अनिच्छा जाहिर की है। फारूक अब्दुल्ला की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि वह ममता बनर्जी के आभारी हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाया और साथ ही उन नेताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने समर्थन देने का वादा किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि काफ़ी विचार करने के बाद मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर इस समय कठिन हालात से गुजर रहा है जिससे निपटने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपना नाम इस आदर के साथ वापस लेता हूं। आपको बता दें कि 15 जून को टीएमसी नेता ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई विपक्ष के नेताओं की बैठक में शरद पवार के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी और एनके प्रेमचंदन के नाम की भी चर्चा हुई थी। दरअसल विपक्ष को राष्ट्रपति उम्मीदवार ढूंढने के साथ साथ एनडीए को टक्कर देने के लिए अच्छे खासे वोट का भी जुगाड़ करना है, इसलिए विपक्ष ऐसे चेहरे की तलाश में है जिसको लेकर विपक्ष एकमत हो सके। और अब विपक्षी जो चुनौती है वो पूरी तरीके से धराशायी होती नज़र आ रही है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ साफ मना कर दिया है चुनाव लड़ने से। अब ऐसे में कैसे विपक्ष चुनौती देगा, कैसे विपक्ष सत्ता से लड़ेगा, ये अब अधर झूल की बातें हो रही हैं। विपक्ष धर्म संकट में फंसा हुआ है कि आखिर कैसे चुनौती दी जाए, लेकिन अभी चुनौती कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि बहुत साफ दो बड़े नेताओं ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। सबसे पहले शरद पवार पीछे हटे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला और अब तीसरे नाम का ऐलान करने से पहले विपक्ष को भी 100 बार सोचना होगा कि अब लड़ाई के लिए जो योद्धा मैदान में घोषित किया जा रहा है वाकई में वो योद्धा साबित हो। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देशबंधु दीक्षित प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस से, संजय चक्रवर्ती टीएमसी से। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी आपके पास आएंगे। संजय चक्रवर्ती जी, पहले शरद पवार का नाम उछाला गया, उनकी तरफ से मना हो गया, फिर ममता बनर्जी ने खुद फारूक अब्दुल्ला का नाम उछाला, लेकिन उनकी तरफ से भी मना हो गया। अब विपक्ष चुनौती कैसे पेश करेगा? दो योद्धा तो मैदान से हट चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग अभी पहली जो हमारा प्रयास ये है कि विपक्ष को यूनाइट करना है, एकता में लेकर के आना है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता हो रहा है विपक्ष, ठीक है। तो एकजुट नहीं होता तो इतने बड़े विपक्ष सारे इकट्ठे कैसे हो गए थे। हम लोगों के तरफ से तो 2 नाम आए, अभी तो एनडीए की तरफ से कोई नाम भी नहीं आया। अभी तो उनकी तरफ से तो सारे पत्ते जो है बंद पड़े हुए हैं। क्योंकि अंदरूनी घमासान मची हुई है विपक्ष की। तो एनडीए के अंदर एक घमासान खुद की मची हुई है, तो वहां तो अभी तक किसी का नाम अनाउंस तक नहीं हो पाया है। हमारी तरफ से एटलीस्ट कम से कम 2 नाम तो हम लोगों ने अनाउंस किए हैं ना, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसके नाम पे सबकी सहमति बनेगी। और कुछ ऐसे दल भी हैं एनडीए के
जो हमें समर्थन करने के लिए तैयार है। ये मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कुछ दल ऐसे हैं जो एनडीए की तरफ से हैं, वो हम लोगों को समर्थन करेंगे। जी देशबंधु दीक्षित जी, देशबंधु जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। देशबंधु जी देखिए, संजय चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि अभी तो सत्ता पक्ष ने तो अपने पत्ते ही नहीं खोल पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन अब विपक्ष के 2 उम्मीदवार धराशायी हो गए हैं, जो 2 नाम विपक्ष ने उछाले थे। अब कैसे देखते हैं इसे पूरे प्रकरण को? नहीं, देखिए, मैं इसमें देखने वाली कुछ बात ही नहीं है। विपक्ष में आपने देखा अभी अच्छा, आप राष्ट्रपति तो चुनाव विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं है तो देखेंगे क्या? ठीक बात है। अरे नहीं, मेरी बात 1 मिनट पूर्ण हो जाने दीजिए, फिर या तो आप इंटरप्ट कर लें, आप अपनी बात कह लें। हाँ ठीक है, कहिए। मैंने ये कहा कि विपक्ष, आप देखे होंगे यहाँ महत्वाकांक्षाओं के इतने द्वार हैं कि आपस में इनका सामंजस्य नहीं बन सकता। और जहाँ तक एनडीए की बात है, हमारा गठबंधन लोकसभा में और राज्यसभा में इनके पास बहुमत भी नहीं है, और राष्ट्रपति चुनाव में हार के डर से सबसे पहले देखा एनसीपी के बड़े से बड़े नेता शरद पवार जी ने अपना नाम वापस ले लिया, और उसके बाद ये दूसरा नाम फारूक अब्दुल्ला का चला। इन्होंने भी, देखिए, जब बहुमत नहीं होता है तो आदमी इसी तरह का। और वैसे भी आप देखते हैं विपक्षी जो फूट जो है वो इन लोग की आपकी महत्वाकांक्षाएं ही एक दूसरे के आड़े आ रही हैं। इनमें कभी नहीं था, ये केवल अवसरवादिता की राजनीति करते हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हो, चाहे आपके अरविंद केजरीवाल हो, या उड़ीसा में श्री रमेश पटनायक जी। तो विपक्षी एकता वैसे भी राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए सर्वसम्मत होना ही था, और उसमें कोई बात नहीं। एनडीए अपना विचार विमर्श कर रहा है, देखिएगा कोई अच्छा प्रत्याशी और अच्छा नाम जिस पर देश को गर्व है। हमने पूर्व में भी देखिए, चाहे हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, तब हमने जाति धर्म के बिना देश के हित में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति पद पर आसीन किया। उसके बाद देखिए एक अनुसूचित जाति के श्री रामनाथ कोविंद भी आए। तो कोई अच्छा नाम हमारा एनडीए गठबंधन लाएगा, और निश्चित ही देखिएगा 21 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति के रूप में देश को एक अच्छी राष्ट्रपति पद के लिए अच्छा प्रत्याशी मिलेगा। संजय जी, तो ये आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता से आज ऐसे विनती करता हूँ, अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, न कि वो। अभी आपको अपने राष्ट्रपति का नाम ही नहीं याद है, तो आप अब्दुल कलाम आजाद उनको लेकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका। हाँ, उनका भावार्थ यही था, पर पहली चीज उनका भावार्थ यही था, वो नाम उन्होंने दूसरा नाम भी गलत लिया। दोबारा अपना जो है लिंक पहुंचेगा आपके पास, तो लिंक में देख लीजिए, आपने आजाद का नाम दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पहले तो इतना याद रखिएगा कि वो आजाद नहीं होगा, ठीक है? याद रखिए, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का नाम। आपको सुनने में खेद रहा होगा, मैंने कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और रही नाम का। चलिए ठीक है, आप भाई कहने का भावार्थ उनका यही था, वो कहना कुछ और चाह रहे थे। रामनाथ कोविंद जी को भी उन्होंने रामनाथ गोविंद कह दिया, तो वो भावार्थ उनका ऐसा नहीं था। वो जवान फिसल रही है भाजपा के प्रवक्ताओं की, लेकिन अभी इतनी थोड़ी फिसली है, आपने तो पकड़ ही लिया एकदम। ये टीवी में बैठे हैं, पूरा देश उनको सुन रहा है, इनके राष्ट्रपति का नाम याद होना चाहिए। देखिए, ये आपके सुनने में भ्रम हो जाए इस पे। अरे भाई चलिए, इतनी बड़ी ये बात नहीं है, वो उन्होंने, ठीक है संजय जी, लगता है कि आप पहले नहीं, तब आप अपनी डिबेट कर लीजिए।
लीजिए, आप बहुत विद्वान हैं, ऐसी डिबेट में मैं सम्मिलित नहीं होता हूँ, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। ओके, नहीं नहीं, ये देशबंधु जी आप ये धमकी वमकी मत दीजिए किसी को कि मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। ये आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, उसमें क्या है। आपके पास अगर जवाब नहीं है तो ये कोई बात हुई है? आप गलत बात कह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। आप गलत मैसेज दे रहे हैं। ये तो कमाल की बात है। पहले और आप कितनी बार हमारे साथ जुड़े हैं, फिर आप ऐसी बात कह रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपकी बात को सुनकर। नहीं तो जब मैंने कहा आप सुनने में हो, जब मैंने कहा भाई गुस्सा किसी और का कहीं है गुस्सा। आप अग्निपथ का गुस्सा है उसको वहां निकालिए, ये राष्ट्रपति चुनाव की डिबेट है। देखिए कोई अग्निपथ का गुस्सा नहीं है। हाँ तो फिर क्या है, यहाँ क्यों गुस्सा निकाल रहे देशबंधु जी? बात तो नहीं, आप तिल का ताड़ बना रहे। जब मैंने कहा अरे क्या तिल का ताड़ बना रहे हैं? आप तो जवाब देने के लिए तैयार रहिए ना, सत्ता में बैठे हैं, सत्ता को तो विनम्र रहना चाहिए। आप मेरे शब्दों को किसी भी भाषा में कहेंगे तो मैं मानूंगा नहीं। मैंने नहीं देशबंधु जी सुनिए आप मेरी बात को। मेरी पहली और आखिरी डिबेट नहीं है, ऐसी बहुत डिबेट होती है, और चाहे अग्निपथ हो चाहे को। नहीं तो आपकी बहुत डिबेट होती है, बहुत डिबेट आप करते हैं, तो क्या परेशानी आपको हो रही बताइए ना। सवाल नहीं पूछे आपसे, क्यों खड़ रहे हैं आप? नहीं तो आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल तर्क सम्मत होना चाहिए। और अरे तो रोक तो दिया ना उनको। अब आप तो इतना क्रोधित हो रहे हैं भाई, हमने जाने क्या कर दिया है आपसे। अब यहाँ तो आप सही हैं, यहाँ तो आपकी जीत हो रही है, फिर भी आप उखड़ रहे हैं। नहीं देखिए आप एक चीज में बता दो, जो अभी आपके सम्मानित अतिथि, आपने अतिथि बुलाया है, मैं नहीं जानता हूँ किस पार्टी से हैं या क्या, कौन टीएमसी से है, संजय चक्रवर्ती है। हाँ, टीएमसी से है संजय चक्रवर्ती। कहाँ से हैं? टीएमसी से है, तृणमूल कांग्रेस से। नहीं, तृणमूल कांग्रेस के तो वैसे भी विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं, पश्चिम बंगाल की मानसिकता में। मानसिकता अपनी रखिए, मानसिकता का आदमी आप है, आपके नाम नहीं याद होता है। आपकी भाषा बहुत नहीं लग रहा आपको कि बहुत, आपकी भाषा ऐसी लग रही है कि आप तो बिल्कुल, आपकी मानसिकता कितनी आपको पहली बार राष्ट्रपति का नाम है याद होता है, उसके राष्ट्रपति का नाम है याद हो, उसकी मानसिकता क्या हो सकती है, समझ चुका हूँ। आपकी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, यार पूरे बंगाल से आप लोग हमेशा। चलिए ठीक है संजय जी, जल का रखा हुआ है संजय चक्रवर्ती, जल आप लोगों ने पूरी तरीके से नाम चक्रवर्ती रखने से चक्रवर्ती नहीं। और एक बात और सुनिए, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत है, भयापानम भुजंगनाम केवलम विस्पर्धनम। मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। आप अनर्गल बात करते हैं, मुद्दे पे आइए, विषय पे बात करिए। और मैंने ये क्या किया, ठीक है, हो गया। सुधा मिश्रा जी, चलिए मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा भाई। आपने साबित कर दिया है कि आपकी जो ज्ञान कितना है, ये साबित कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं दोनों के पास आऊंगा। संजय जी देशबंधु जी, देशबंधु जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुधा मिश्रा जी, क्या लगता है? होने से आप बहुत ज्यादा विद्वान नहीं बन जाते। अरे भाई ठीक है संजय जी, ठीक है। अरे अब सुन लिया भाई, आपका दोहा सुन लिया, आप बार बार क्यों सुना रहे हैं उसे? पता है आप बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, सवाल का जवाब दीजिए। अपना ज्ञान, जितना ज्ञान है वो सवाल के जवाब में लगाइएगा देशबंधु जी। मैं आऊंगा आपके पास। सुधा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। सुधा मिश्रा जी, विपक्ष तो एकजुट है नहीं, तो ये चुनौती कैसे पेश होगी राष्ट्रपति चुनाव में? विपक्ष एकजुट नहीं है, इसी का फायदा तो ये मिल रहा है। जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, इतने बड़े बड़े श्लोकों की बात कर रहे थे, तो ये भूल गए थे कि विद्या रात दुनिया में आती पात्रता, ये सारे श्लोक भूल गए भाई। कि जब हमारे पास कुछ गलती होती है तो
तो उसको हमें प्रकट करने का एक नामक एक नम्रता नाम की चीज होती है जो हमारे व्यक्तित्व में आती है। तो विपक्ष अगर एकजुट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कहीं नहीं होता है कि सरकार देशबंधु जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए आप सुनेंगे नहीं तो अगर आपकी सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। आप एक बार आप इतने अच्छे विद्वान नहीं देशबंधु जी आपकी सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं, सभी की सुनना है। तो कम से कम सुनने की शक्ति आप में होनी चाहिए हैं? आप सुनेंगे, अगर आप सुनने की शक्ति तो रखिए भाई। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो फिर रखने के लिए दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो ऐसे कैसे बात हो पाएगी? आपके बीच में कोई भी नहीं बोल रहा, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, कोई बात होने ही नहीं दे रहे हैं, प्रश्न किसी और से साथ दे रहे हैं। अब आप शांति रखिए, जब आपका नंबर आए क्रम आए मैं आपसे पूछ लूंगा जवाब। आप अपनी बात को रखिए लेकिन सही बात को रखिए, सही गलत बात देखिए भाई, आपका चश्मा सिर्फ सही नहीं होता है ना, सही होने के लिए नहीं अब आप बार बार में हर वाक्य में ये कहेंगे ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये थोड़ी चलेगा। गलत क्या है, आप सबको मत ज्ञान दीजिए ना। नहीं देशबंधु जी देखिए, सुनिए आप सुनिए, ज्ञानी है, एकमात्र ज्ञानवान आप है जो सरकार चला रहे हैं। ऐसे ना सरकारें चलती है ना जनता ऐसे सरकार पे विश्वास कर पाती है। विश्वास किया है तो उसको धोखा मत दीजिए। जहाँ तक आज के मुद्दे की बात है, उस मुद्दे से भटक के सारी बातें हो रही है, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है। बात शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ हो रही है। तो ये विनम्रता और ज्ञान की सीमा को दिखा रहा है। विनम्रता का तो आपने विनम्रता में आप 100 गाली दीजिए, मैं शांत स्वीकार करता बिल्कुल हूं। देखिए जी नहीं, कोई गाली आपको दे ही नहीं रहा, किसने किसको गाली दे दी? पूरे कहीं सुना ही नहीं भाई कि किसी ने किसी को गाली दी है यहाँ पे। मेरी बात सुनिए, डिबेट शुरू होने से पहले ही आपने व्यक्तिगत आक्षेप आरोप लगाने शुरू किए। अब उनके कान में त्रुटि है तो वो मेडिकल चेकअप कराएं। उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम मैं 4 बार बुलाऊंगा तो उनको नहीं सुनने में आता तो मैं क्या करूँ? वैसे भी पश्चिम बंगाल में किसी बड़े चैनल में उसी पे समय क्यों खराब कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। समय क्यों खराब किया जा रहा है उस पे देशबंधु जी? हो गया आपने उनको पूरा दोहा छंद श्लोक सब सुना दिया, अब ठीक है। सुधा जी जी विपक्ष एकजुट नहीं है और शायद इसी का फायदा सत्ता पक्ष को है हर जगह और शायद इस जगह भी। जी विपक्ष एकजुट नहीं है, उसका फायदा भी उठा रहे हैं और उसमें जो निरंकुशता आ रही है वो भी उसी वजह से आ रही है। और ऐसे समय देश को एकजुट होने की विपक्षी पार्टियों को एकजुटता न होने के कारण आपको अहंकार हर बात में दिख ही रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से अपनी बातों को मनवाने के लिए ये हर वो कानून ला रहे हैं जिसको जानकर हैं वही मानने को तैयार नहीं है। देश को पूर्णतः आक्रोश उन्माद में झोंकना है। आप जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव में हर एक वोट की कीमत होती है। अब इनका पूर्णतः प्रयास है कि कुछ नेताओं को परेशान करके उस वोट में पहुंचने की ताकत ही खत्म कर दी जाए। तो जब विपक्ष को पता है कि सत्ताधारी उनके हर उस अधिकार को छीनने का पूर्णतः प्रयत्न करेंगे तो कम से कम ऐसे समय में सबको एकजुट होना ही चाहिए। जहां तक चुनाव हो राष्ट्रपति या ऐसे पदों की जहां पे अपने अधिकारों की हम रक्षा तो कम से कम कर सकते हैं, लेकिन यही एकजुटता न होना हमारे सत्ताधारी के जो लोग बैठे हुए हैं उनको निरंकुश बना रही है। और इसी की जरूरत है कि सब एक साथ मिलकर कम से कम इन पदों के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सके। ठीक है, बिल्कुल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने 2 नाम सामने किए थे, उसमें शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति का वो परिपक्व चेहरा कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि शरद पवार के नाम पर सहमति हो जाएगी, लेकिन शरद पवार ने खुद अपने आप को पीछे कर लिया और शायद ये उचित समय उन्हें नहीं लगा या ये उचित नहीं लगा कि वो दिल्ली की इस दौड़ में शामिल हों। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का नाम ममता बनर्जी की ओर से सबके सामने लाया गया, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट मना कर दिया। संजय चक्रवर्ती जी, अब जब मना कर दिया गया है अब क्या विकल्प बचता है? अब तीसरा जो प्रत्याशी आप लाएंगे बहुत सोच समझ के लाना होगा, क्योंकि देख लिया आपने सत्ता पक्ष तो पूरी तरह से इस तेवर में है कि वो सब कुछ कर लेंगे। अब आपकी जो चुनौती है वो कहीं नहीं टिक रही है सत्ता पक्ष के सामने। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एटलीस्ट विपक्ष 2 नाम लेकर आया ना,
सत्ता पक्ष तो अभी तक बिल्कुल अंधेरे में बैठी हुई है, क्योंकि क्या है कि अंदरूनी लड़ाई झगड़ा सिर पिटवल सत्ता पक्ष में ज्यादा है, विपक्ष में कम है। हम लोगों ने तो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम कांग्रेस का भी कोई लीडर लेकर के आएंगे। अगर वो कांग्रेस का लीडर भी अगर हमारे लिए सबको सर्वमान्य होगा तो हमें मानने में कहीं कोई दिक्कत किसी तरीके से नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में कोई भी आए उसकी छवि स्वच्छ होनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो स्वीकार्य होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। बस हमें राष्ट्रपति ऐसा चाहिए कि जो देश में जिस तरह से निरंकुशता बढ़ रही है, तो एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो इस निरंकुशता पे भी अंकुश लगा सके। क्योंकि आप देख रहे हैं तानाशाही के ऊपर लगातार ये चलती चली है। जीएसटी बनाया, व्यापारियों को कबूल नहीं था। किसान बिल लाया, किसानों को कबूल नहीं था। आज आर्मी का लेकर के आए हैं, आप इस तरीके से ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। एक नो पेंशन नो रैंक नो पेंशन वाली एक स्कीम लेकर के चले आए। तो इस तरीके से युवाओं को भटकाने वाले जितने काम हैं इन्होंने किया हुआ है। तो आज इनके अंदर जो दल है सिर्फ फुटबॉल उनके अंदर है, हमारे पास है। हम तो ऑलरेडी 51% वोट हमारे पास है। पूरा विपक्ष को अगर आप मिला लेंगे तो 51% वोट विपक्ष के पास है और हमारे पास अभी बहुत समय है। अभी ये पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग में 2 नाम आए, अभी नेक्स्ट मीटिंग फिर से होगी, इसी महीने होने वाली है। उसमें सर्वसम्मति के साथ कुछ दल जो पिछली बार किसी कारणवश नहीं आ पाए थे वो भी सम्मिलित होंगे और एक सामान्य रूप से किसी न किसी के नाम को सामने लाया जाएगा। और हमें कहीं किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि हमें सत्ता पक्ष के कुछ दलों से समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। जी देशबंधु दीक्षित जी, वो कोई नाम ऐसा निकल के नहीं आ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से जिसपे कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये कयास लगाए जाए कि हाँ ये नाम हो सकता है? नहीं, देखिए आप अभी मैं बात को संदर्भ से लेकर बात करना चाहता हूँ। जैसे विपक्ष के पास अभी पूर्ण बहुमत नहीं, जैसा कि अभी आपके चैनल में किसी वक्ता ने बोला कि हमारे पास एनडीए के पास 51% वोट है और इनके पास 49%, और ऊपर से इनके में आपस में इतनी सर्वसम्मत है कि अति महत्वाकांक्षा के कारण कभी भी इनको देश इससे कोई जुड़ाव नहीं रहा। इनको केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षा और अवसरवादिता की राजनीति से इनका मतलब रहा। और रही बात अभी आपने कहा एनडीए का जो उम्मीदवार है, हमारी बातचीत चल रही है, देखिएगा आने वाले कुछ समय अच्छे से अच्छा प्रत्याशी देंगे। और जहाँ तक बात है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इनका बहुमत नहीं है और इनके पास ऐसा प्रत्याशी भी नहीं है जिस पर इनके सहमति इनकी बन पाए। और देखिएगा एनडीए एक अच्छा प्रत्याशी देगा, आने वाले समय में सबके सामने वह नाम आएगा और वही 21 जुलाई को देश को 15वां राष्ट्रपति मिलेगा। तो आपको लगता है कि विपक्ष कोई चुनौती पेश नहीं कर पाएगा इसमें? विपक्ष के पास चुनौती है ही नहीं। आप बताइए विपक्ष में कोई एकता है? आप विपक्ष के सभी नेताओं को आप देख लीजिए, कोई एक ऐसा नाम बता दें। अभी हमारे चक्रवर्ती साहब इतनी बात कर रहे थे, आप बता दीजिए ममता बनर्जी ही दीदी किसी नाम पर सहमति दे सकती, या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल कोई नाम दे उस पर ममता दीदी कोई सहमति दे? आप बताइए विपक्षियों में इनको देश से कभी मतलब नहीं रहा, देश के मुद्दों से इनका जुड़ाव नहीं रहा। आप देखिए अनर्गल क्रियाकलापों में सम्मति रहती है। आप राष्ट्रपति जैसे देश का जो प्रथम नागरिक होता है, आप देख लीजिए क्यों आखिर आप बताइए इतने बड़े नेता हैं शरद पवार, क्यों नहीं उन्होंने नाम वापस दिए? फारूक अब्दुल्ला ने क्यों नाम वापस दिए? वह जानते हैं कि चुनाव में हार कर अपनी बेइज्जती और खींचा लेदर कराने से अच्छा है कि सम्मान पूर्वक अपना नाम वापस दे दें। एक तो पहले इनके पास बहुमत नहीं है, जब 51 और 49 2% और 2.5% का फासला अभी है और अभी हमने नाम दिया भी नहीं, उसके बाद ये फासला देखिएगा बढ़ता चला जाएगा और 21 जुलाई आते आते वही होगा, फिर हार का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर सिर फोड़ेंगे और देखिएगा आप देखते हैं जब समय आता है कभी भी विपक्ष तो खाली
जो है दिल का ताड़ बनाता है और इधर उधर की व्यक्ति की बातें करता है, अवसरवादिता की राजनीति करता है, देश को जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के नाम पे हिंसा फैलाता है। इनको देश की उन्नति से कभी नहीं मतलब है। अभी इन्होंने बात कही, अरे मैं तो आप बताइए, यह विडम्बना है कांग्रेस की। आप देखिए 10.5 घंटे तक कार्यवाहक अध्यक्ष से पूछताछ हो रही है, कितनी विडम्बना है। और उसी पार्टी से जन्म ली हुई ये पार्टी है। देखिए कांग्रेस के मूल से निकली है, तृणमूल कांग्रेस के मूल से निकली है, एनसीपी की पार्टियां और भी अन्य पार्टी। तो आप बताइए जब इनका मूल ही खराब है, वो कहते हैं यथा दृष्टि तथा कांग्रेस से ही निकला है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कहीं विपक्ष की जो एकजुटता नहीं हो पा रही है, उसी का फायदा सत्ता पक्ष को पूरी तरह से मिल रहा है। और शायद इसी बात को पूरी तरह से सत्ता पक्ष समझ चुका है कि विपक्ष के पास वो नाम नहीं है जो चुनौती राष्ट्रपति चुनाव में पेश कर सके। और इसी को लेकर सत्ता पक्ष पूरी तरह आश्वस्त है कि चुनाव को बेहतरीन तरीके से निकाल लिया जाएगा। और विपक्ष के दो नाम धराशायी होने के बाद कहीं ना कहीं अब जो सत्ता पक्ष की एक जो उनके भीतर एक विपक्ष को लेकर जो रणनीति थी वो कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। और इसी रणनीति का बार बार धराशायी हो जाना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए अब और बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। अब ऐसे में लगातार बैठक होना दिल्ली में विपक्ष की, तो क्या वाकई में इन बैठकों से राष्ट्रपति पद का वो नाम निकल पाएगा? क्योंकि सारी संभावनाएं जो थीं वो धीरे धीरे करके धराशायी होती नज़र आ रही हैं। अब ममता बनर्जी कांग्रेस अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सुधा जी, कहीं जो सत्ता पक्ष है उसको यही तो नज़र नहीं आ रहा है कि विपक्ष के पास अंतिम समय तक भी वो उम्मीदवार नहीं होगा जो चुनौती पेश कर सके सत्ता को? सुधा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊंगा। देशबंधु जी, देशबंधु जी, बिल्कुल मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। देशबंधु जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब जो विपक्ष है वो सत्ता को किसी भी मायने में चुनौती देने में नाकाम है? नहीं, आप बताइए। नहीं, नाकाम नहीं है। आप बताइए 2004 से 2014 तक आई 55 सालों तक, लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही। कोई एक ऐसी उपलब्धि बताती है जिसपे गर्वान्वित। आप बताइए, देश को इन्होंने गर्व में झोंक दिया। आप बताइए विपक्ष का कौन सा उम्मीदवार हुआ? आप नहीं, आप बताइए विपक्ष में एकता है? आप बताएं। मैं सामने आपके चैनल पर बैठे हैं, मैं बताएं विपक्ष में कोई ऐसा नेता हो जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जिस पर सहमति बने। और आप जो चीज जग जाहिर है, आपको मालूम है कि इनकी हार सुनिश्चित है। ये सभी लोग एक हो जाएंगे तब भी 49% ही मत इनके पक्ष में पड़ेंगे। और हमने अभी अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया। देखिए, आपने 2 बड़े नाम लिए और दोनों ने बड़ी विनम्रता के साथ उस नाम को वापस कर। अब आप बता दीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 51% वोट उनके पास है। जब शुरुआत में ही किसी एक नाम पर सहमति नहीं हो रही है तो आने वाले
जब समय में चुनाव की गतिविधियां और तेज होंगी और विभिन्न नाम और निकलेंगे और एनडीए भी अपना प्रत्याशी उतारेगा, तो जो बहुमत के आंकड़ा है उससे ये बहुत दूर हो जाएंगे। तो आप बताइए, विपक्ष का कोई बड़ा नेता जो जानता है कि मेरी हार सुनिश्चित है और नहीं, वो सामने परिलक्षित हो भी रहा है। दो नाम इनके आपस में बाहर आए निकल कर, अभी अधिसूचना जारी, और उसमें भी देखिए दोनों लोगों ने विनम्रता पूर्वक वापिस कर लिया। और उसके बाद भी अभी आप देखिएगा, पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जो हमारे लगभग 65% वोट के साथ श्री रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति बने थे, तब भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जो नाम दिया था सर्वसम्मत। तो आप बताइए, जब हार का ठीकरा और आपस में तालमेल नहीं होगा तो कोई अच्छा नाम कैसे सामने आएगा। और दूसरी बात, जब इन लोगों में आपस में सहमति नहीं है, तो देखिए केवल चुनाव में एक रणनीति होती है कि भाई विपक्ष देखता है कि हाँ हम एक हैं और सत्ता पक्ष से लड़ेंगे और देखिएगा इतना बढ़िया प्रतिद्वंदी देंगे और कड़ी से कड़ी टक्कर देंगे। ये तो अनर्गल है। आप बताइए, किसी तरह प्रमाण पत्र बता दीजिए, चाहे वो आंकड़ों के द्वारा हो या तथ्यों के द्वारा हो, या कोई ऐसा नाम बता दीजिए। आ रहा हूँ मैं आपके पास। तो आप बोल दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, भाई कोई नाम संजय चक्रवर्ती हो सकता है, यही प्रत्याशी हो, इनके नाम पे सर्वसम्मत से लोग हो जाए तो बात अलग है। या इनके दिमाग में होगा कोई जादुई नाम, उससे हो सकता है संपूर्ण विपक्ष नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 51% वोट इनके पास है। देशबंधु जी, हाँ, ये कह रहे हैं कि 51% वोट तो इनके पास है। अरे इनके ये 51% नहीं, ये तो कह सकते हैं मेरे पास 99.9% है भाई। झूठ की पोटली लेके जो बैठा रहता है ना, वो एक झूठ बोले या 100 झूठ बोले, झूठ होता है। और सत्य में जैसे आपको मैंने पहले भी चैनल पे कई बार बताया था कि देखिए 21 जुलाई आने दीजिए, फिर इसी चैनल पे आप मुझे बुलाएंगे, फिर मैं बैठूंगा और फिर जानते हैं फिर 10 ये उसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, वो उनके ऊपर डगरी फोड़ेंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। 21 जुलाई तक इंतजार करिए और वो नाम आएगा। और हो सकता है आपके चैनल पे अभी देखिएगा संजय चक्रवर्ती एक विस्फोटक नाम लेंगे और देखिएगा उस पर सहमति बन जाएगी, संपूर्ण पक्ष हो जाएगा। क्योंकि विद्वता का ये प्रतिमूर्तियां भी देखिएगा नाम आपके सामने घोषित करेंगे। अभी तो मुझे ज्ञान दे रहे थे विभिन्न प्रकार का, अभी देखिएगा एक नाम इनके मुख से निकलेगा मुखार बिंदु से और उस पर संपूर्ण विपक्ष एक हो जाएगा। देखिएगा अभी आप नाम सुनिएगा, नया राष्ट्रपति का नाम आपके सामने ये सुनते हैं। संजय जी, आप जब ये नहीं, आप बताइए कहाँ है राज्यसभा में, ये कहाँ पे इनकी स्थिति है, लोकसभा में कहाँ स्थिति है, संपूर्ण देश में विधायकों की स्थिति क्या है, विधान परिषद में स्थिति क्या है। जब इनको तथ्यों की कोई जानकारी नहीं तो कुछ भी बोल सकते हैं। टीवी पर आकर, टीवी पे आना है, पहली बार आना है, कुछ भी बोल के चले जाना है। सालों से टीवी पे मैं डिबेट कर रहा हूँ आपको। नहीं, मैंने कहाँ बोलते होंगे, आप कहाँ बोलते होंगे, आप अपनी बात रखिए, आप नाम बोलिए, आप बहस न रखिए, आप अपनी बात कहिए। आपको कुछ आता नहीं है, बोलिए, आप तो बात करते हैं, नाम बताइए ना राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का नाम बताइए ना, नाम बताइए ना, आपको क्या होता है, आता है तो नाम बताइए ना। ठीक है, मैं पूछ लूंगा देशबंधु जी। क्या बात करते हो यार, झूठ की टोकरियां लेके आते हो, आ जाएगी। जब 21 जुलाई को राष्ट्रपति आ जाएगा तो शर्मसार के मुंह नीचे करके बैठ जाओगे, मुझे मालूम है कितने काबिल हो आप। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। ठीक है, आप संजय जी का जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं भाई, देशबंधु जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। देशबंधु दीक्षित जी, देशबंधु दीक्षित जी, देशबंधु दीक्षित जी जवाब ले लेते हैं। संजय जी, संजय चक्रवर्ती जी, ठीक है, देशबंधु जी रुकिए, देशबंधु जी, हाँ ठीक है, नाम बताइए,
आप राष्ट्रपति के प्रत्याशी का नाम बताइए। आप ज्ञान है, आपने राष्ट्रपति का नाम बताया, आपने 51% डाटा बताया, आपने जो भी आंकड़े सत्य गए उसको पहले प्रमाण से प्रूफ करिए। इनकी लाइट चली गई है। बताइए बताइए, चलिए आप बताइए। आप नहीं, लाइट मेरी नहीं है, ये मेरी लाइट बहुत आ गई है, मेरी लाइट बहुत आ गई है। आप जैसे आप अपनी बात रखिए, फालतू की बात मत करा करिए चैनल पे, आप अपनी बात रखिए, समझे? चलिए संजय जी बताइए। आप अपनी बात रखिए, बताइए ना प्रत्याशी का नाम। अरे आप प्रत्याशी है तो आप बताइए नाम। संजय जी, हाँ संजय जी बताइए। बोलने का आप प्रत्याशी का नाम बताइए। आप तो चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। 51% क्या होता है आप बताइए? 51% आपके पास बहुमत कहाँ है? 51% सुनेंगे तो भाई बताएंगे ना। 51% का आप बहुमत साबित कर देंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप 51% बताएंगे? बताइए। अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए देशबंधु जी, सुन लीजिए देशबंधु जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ संजय जी, आपके पास पूरा बहुमत होता तो राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जी का मैदान पे ना उतारते विपक्षियों से बात करने के लिए। आपके पास अपने इसका उत्तर दे दीजिए। देखिए हमारे जेपी नड्डा साहब और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए इसके बाद। भाई अगर सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे आएगा देशबंधु जी? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए देशबंधु जी। मैं सुनने दूंगा। आपने कहा नाम लेने के पिछले चुनाव में। नहीं वो आपके हिसाब थोड़ी बोलेंगे। आप सुनिए भाई, आप अगर अपने हिसाब से पूछेंगे थोड़ी जवाब मिलेगा। सुनिए आप संजय जी। जी संजय जी, पहली बात, किससे सवाल पूछे पहले ये बता दीजिए, फिर मैं जवाब दूं। नहीं संजय जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कैसे चुनौती देंगे? देखिए पहली बात तो क्या है कि मैं सिंपल बात एक क्लियर कर देता हूं आपको। हमारे लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, चाहे वो एनडीए का ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहता कि ये वो विपक्ष का ही राष्ट्रपति होगा, एनडीए का भी अगर साफ होगा। अरे चुप रहेंगे? अरे भाई आप बोलते आप रहेंगे लगातार तो फिर कैसे होगा देशबंधु जी? आप आंकड़े दीजिए, नाम अरे आप नाम चलिए, जो चुनाव है उसकी तो मर्यादा बनाए हम। बताइए बस। अब आप सुनिए तो, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे? आप ये बार बार क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बार बार? नाम बताइए, नाम बताइए, सुन लूंगा ना, मैं पूछ लूंगा भाई। नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। क्या रट लगा रखी है आपने ये देशबंधु जी? अरे भाई सुन लीजिए ना, बाकी का भी जवाब लेना है संजय जी। आप बताइए ना। आप तो 51% कह रहे थे चैनल पे झूठ बोलना। आप 51% जोड़ के बताइए मुझे। मैथ के आप स्टूडेंट हैं, इतनी बड़ी लेखनी लिए, बताइए तो 51% आपके पास बहुमत कहाँ है? देश के सर्वोच्च पद का। अब आप सुन तो लेंगे, सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, जवाब तो ले लीजिए उनसे। बताइए संजय जी कहाँ है? मैं प्रश्न पूछता हूँ। 51% बहुमत आपके पास कहाँ है? लोकसभा में आपके पास बहुमत नहीं, राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं, देश के जितने राज्य हैं वहाँ विधानसभाओं में आप विधायकों की संख्या आपके पास नहीं। आप बहुमत कहाँ से पेन लेके बताइए 51%? अब आप सुन लीजिए, शांति रखिए, सुन लीजिए संजय जी। बोले लीजिए। नहीं सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर सकता, इनको बोले लीजिए। आप सुन लीजिए। अब आप डिबेट कैसे करेंगे? आपके पास कोई तथ्य है नहीं अब आप हठधर्मिता करेंगे तो ये ठीक नहीं है बिल्कुल देशबंधु जी। आप लगातार बोलते रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। आवाज डाउन करिए, ये भी ठीक नहीं है। आप लगातार बोलते रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। आप सुनिए कम से कम संजय जी। संजय चक्रवर्ती जी कैसे चुनौती पेश करेंगे? मैं आऊंगा आपके पास, मुझे आगे भी जाना, बताइए। लोकसभा और आपके राज्यसभा से ही केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। राज्यों के विधायकों की संख्या भी जोड़ी जाती है। एमएलए की सबसे संख्या बोला तो मान्यवर। अरे आप सुन नहीं रहे भाई देशबंधु जी,
देशबंधु जी, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है आपका आज का व्यवहार। संख्या सब जोड़ी जाती है, आपको कुछ नहीं आता, आपको सुनने में वैसे भी त्रुटि है। चलिए मैं सुधा जी से पूछ लेता हूँ, आप शांत रखिए, मैं सुधा जी से पूछ लेता हूँ। भाई के साथ नहीं डिबेट कर सकता है। नमस्ते, मैं ये डिबेट छोड़ रहा हूँ। ये ऐसा बस या सुबेरे से आज इनका कुछ कहीं से कुछ खिसका पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं हो सकता। संजय जी, लेकिन जवाब तो आप दीजिए ना, जवाब तो आप दीजिए। चलिए सुधा मिश्रा जी, कैसे देखिए, आप सत्ता पक्ष का तो चेहरा देख ही रही हैं इस समय, और सत्ता पक्ष का जो चेहरा है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे इससे, बताइए। देखिए, आप जानते हैं कि जब राजनीति में श्रोता हटके बस वक्ता सारे के सारे होते हैं, तो राजनीति नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी निरंकुशता दिखाने का एक तरीका मात्र होता है। जिस तरह से डिबेट में बैठ के भाई जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं, मुझे सच में हंसी आ रही है कि राजनीति का एक कौन सा रूप है कि आप एक व्यक्ति अगर कोई संख्या बता भी रहा है और संयुक्त विपक्ष की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो आंकड़े होंगे। अगर उनका आंकड़ा गलत है, आपको मालूम है, तो आप सही आंकड़े दे देते, अपने आप गलत जाते। वहां पे इस तरह से मतलब हम लग रहा है ना कि नर्सरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं कि नहीं मेरा स्लाइड बहुत अच्छा है, आपका खराब है। ऐसे बातें ना होती है ना, एक सार्थक बातचीत निकल के आती है। भाई ने तो जिस समय से ये डिबेट शुरू हुआ है, मैं देर से जुड़ पाई, तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी वॉइस सुन रही थी। मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, या राष्ट्रपति एक ऐसे पद जो हमारे देश का पहला व्यक्ति है उसके चुनाव की बात कर रहे हैं। हमें लग रहा था कि हम किसी स्कूल में मॉनिटर को चुनने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से झगड़े, जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, ये सच में राजनीति का ये स्तर हो जाएगा, ये सच में किसी ने सोचा भी नहीं होगा जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी होगी। जो एक अभिमान है, दम्भ है, आप देख सकते हैं कि इनको मालूम है, कह रहे हैं कि हमें तो पता है, तुम बताओ आंकड़ा क्या है, क्योंकि हम तो जीत रहे हैं, तुम जीतोगे नहीं, तुम्हारे पास कोई चेहरा नहीं है। ये दम्भ हमेशा इस रूप को दिखाता है, नकारात्मक चीजों को। बहुत अच्छी बात है जब राष्ट्रपति के चुनाव में जितने लोग होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी सूचना किताबों में और नेट पे इतनी ज्यादा घूम रही है कि लोग उसको सर्च कर रहे हैं। किसी को तथ्यों की जरूरत नहीं है। बात यहाँ पे हो रही थी कि वह सर्वसम्मत से चुना गया चेहरा जो राष्ट्रपति बनेगा कि नहीं बनेगा, वो विपक्ष का होगा कि पक्ष का होगा। तो अगर विपक्ष का हुआ, इन्होंने कहा कि शर्मिंदगी हार की जलावत सहना, बताइए कोई पद उम्मीदवार बनता है राष्ट्रपति पद के लिए, अगर वो हार भी जाता है तो उसको जहालत और हार का ठीकरा कैसे हो सकते भाई? वो जिस पद के चुनाव के लिए खड़ा हुआ है वो अपने आप में ही सर्वमान और सबके सम्मान की पद है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग जिस तरह से हमारे भाई साहब कर रहे हैं, और मुझे कहीं से नहीं लगता है कि इनके सिर्फ अभिमान को दिखाता है। अगर विपक्ष में इनको 1% भी महसूस हुआ होता कि एकता दिख रही है, तो शायद ये इस तरह का शब्द का प्रयोग न कर पाते, क्योंकि संयुक्त विपक्ष 51% का वोट है, ये सबको मालूम है। आप सर्च कर लेंगे, आपको संख्या मिल जाएगा, हमें स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जानते हैं कि धन बल और साम दाम दंड नीति के द्वारा जो ये भेद करते हैं, उसके द्वारा ये सबको अपनी तरफ कर लेंगे। इन्होंने बताया कि 21 जुलाई तक हम वो दिखा देंगे कि जो संख्या 51 की है वो घट घट के कैसे 20 तक आ जाएगी, 21 तक आएगी। मतलब इनको पता है कि लोगों को बरगलाने के लिए कहाँ क्या कितना यूज करना है। मैं इसी बात को, राजनीति में अगर पारदर्शिता नहीं होगी और इस तरह से रूप दिखता रहेगा, तो चाहे किसी पद का चुनाव हो, ये लोग लाके एक स्तर पे खड़ा कर देंगे जहां पे यही कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं जलालत की स्थिति में आएगा। मुझे शर्म आती है ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए। ऐसे पद की उम्मीदवारी की बात हो रही है जो पूरे विश्व में अपने देश के सम्मान को व्यक्त करता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग तो कभी किसी को उम्मीदवार के लिए भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इस मंच पे बैठ के ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो चेहरा राष्ट्रपति का ऐसा हो जो कम से कम सर्वसम्मत, जब सर्वसम्मत की बात आती है तो उसमें पक्ष विपक्ष सर्वदल की बात होती है। लेकिन सरकार जब अपने ही अहम में है कि हमारा तो हम कर ही लेंगे, आप अपना देख लो, तो जाहिर सी बात है उस पद का चुनाव कैसा होगा ये आपको मालूम है। ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। सर्वेश्वर जी देखिए, अब फारूक अब्दुल्ला भी मना कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष की चुनौती लगातार धराशायी होती नजर आ रही है, कैसे देखते हैं आप, क्या होगा आगे? देखिए त्रिशूल जी, सबसे पहले विपक्ष के जो उम्मीदवार भी थे, वो उम्मीदवार का सिलेक्शन आप देखिए। शरद पवार जी
शरद पवार जी को अगर देखा जाए तो हेल्थ के मामले में वो भी ठीक नहीं है, और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला जी, क्या यंग लोगों, क्या मतलब और थोड़े यंग लोगों की कमी हो गई है भारतवर्ष में क्या? जो ऐसे ऐसे जो अपने लास्ट पायदान पे खड़े हैं, उनको आप राष्ट्रपति भवन में क्या वो बस एक रबर स्टैंप की तरह सुशोभित करने के लिए भेज दे रहे हैं? आप शरद पवार जी की हालत देखिए, वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। वही हालत मतलब फारूक अब्दुल्ला भी अभी बीमार रहे थे, और ऐसे ऐसे कैंडिडेट को आप राष्ट्रपति के लिए अगर वो अपोजिशन चूज कर रही है तो फिर भारत का भविष्य क्या होगा, ये आप हम सभी जानते हैं। रही बात की और योग्य कैंडिडेट कौन है, तो देखिए यहाँ पे अपोजिशन में ही एकता नहीं है। अगर वो हर पार्टी का एक अलग अलग अपना माइंडसेट है, टीएमसी का अलग माइंडसेट है, कांग्रेस अलग माइंडसेट पे चल रही है, आम आदमी पार्टी अलग विचारधारा पे है, उसी तरह तो इसमें जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा तब तक एक अच्छे और जो भी एक अच्छा फाइट दे सके एनडीए के कैंडिडेट को। लेकिन सर्वेश्वर पाठक जी अभी एनडीए की तरफ से भी कोई नाम निकल कर नहीं आया है, और चर्चाओं में ये भी है कि अब बीजेपी को अगर कहीं ना कहीं दोनों बीजेपी एक करनी है, एक पुरानी बीजेपी और एक नई बीजेपी, तो कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम चर्चा में है कि उनको अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। अगर उनको आडवाणी साहब को उम्मीदवार अगर बनाया जाता तो ये पिछले चरण में ही कर दिया जाता। अब आडवाणी जी की उम्र भी देख लीजिए और उनकी सेहत। तो एनडीए से कौन कौन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, ये भी बता दीजिए जरा। देखिए, मैं तो इस पे बात पे कोई ये नहीं करता, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी जिनकी चर्चा हो रही थी, जिसमें केरल के एक राज्यपाल, बहुत सारे समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी और लिखा भी, केरल के जो माननीय राज्यपाल जी हैं वो, फिर किसी ने जब नकवी जी को राज्यसभा के लिए भी नहीं चुना गया तो इनका भी नाम उड़ के आया, और बड़े बड़े मतलब एमिनेंट न्यूज़पेपर्स ने दिया है। लेकिन ये बीजेपी की एक अलग बात है कि वो अपने में प्रयोग करने में एक माहिर है, और अपने पत्ते अभी तक उन्होंने खोले नहीं हैं, तो जरूर ही कुछ ऐसे किसी ऐसे कैंडिडेट को लेके आएगी जो विपक्ष को पूरे चौंकाने वाला होगा। उनका सिलेक्शन हर समय मतलब एक सटीक सिलेक्शन होता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे पिछली बार रामनाथ कोविंद जी को लेके आए तो एक सटीक और मतलब कोई जानता नहीं था, ठीक है वो राज्यपाल रहे थे, ये रहे थे, लेकिन उन्होंने कहां से रामनाथ कोविंद जी को लाया और उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप देख सकते हैं माननीय अब्दुल कलाम आजाद जी को भी जब लाया गया था तो आप सोच सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी के बाद अगर और योग्य के मेरा कहने का राष्ट्रपति से मतलब है कि मतलब जो एक सशक्त राष्ट्रपति देखिए वो माननीय अब्दुल कलाम आजाद जी हुए। प्रणब मुखर्जी भी थे, लेकिन अब्दुल कलाम आजाद जी माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के बाद और कोई ऐसा राष्ट्रपति भारत के पास नहीं हुआ है। ठीक है देशबंधु दीक्षित जी, अब ये सर्वेश्वर पाठक जी ने नई बहस छेड़ दी है कि युवा कहीं कोई नाम उतार सकती है। अब कितना युवा कहने का मतलब है आप ठीक है 60 इयर्स के लोगों को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाओ। अब शरद पवार जी का आप एज देखिए, उनकी स्वास्थ्य स्थिति देखिए, आडवाणी जी का आप नाम बोल रहे हैं, उसके बाद आप फारूक अब्दुल्ला का एज देखिए, उनकी स्थिति देखिए। लेकिन आप पूछ रहे हैं ना, आप पूछ रहे हैं देशबंधु दीक्षित जी से कितने युवा और कौन होता है क्या? मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिया, जी हाँ, आरिफ मोहम्मद खान का नाम लिया आपने। आरिफ मोहम्मद खान जी का नाम, नकवी जी का नाम, आप बड़े बड़े समाचार पत्रों में भी ये मतलब दिया गया है। मैं कोई एक अकेला बंदा नहीं हूँ जो आज आपके चैनल पे, जो राष्ट्रीय चैनल पे ये कह रहा हूँ कि आरिफ खान साहब या नकवी साहब एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये बड़े बड़े समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। आप कहे तो मैं उनके भी नाम गिनवा सकता हूँ। अब तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पुष्टि कर लेते हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं सवाल सर्वेश्वर जी। हाँ, वो इसका सटीक आंसर तो वही देंगे। हाँ देशबंधु जी, सुना होगा आपने सर्वेश्वर पाठक जी को। तो देखिए त्रिशूल जी, मैंने बात सुना और उसे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपने बात को कह दूंगा। मैंने बात को सुना। देखिए डॉक्टर सुधा मिश्रा
तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरी बहन जैसी है, बहुत विद्वान है। देखिए, अभी तक जो बात हो रही थी, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही थी, और जो कहा आपने कहा अहंकार की बात, देखिए ये अहंकार नहीं है। अभी एक प्रश्न उठा था, आप मेरी पूरी डिबेट को उठाइएगा तो आप देखिएगा, मेरे किसी भी सेंटेंस को आप सुनिएगा ध्यान से, तो मैंने कोई गलत चीज नहीं की। और चूंकि मेरी बहन है, महिला है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन आप इन्होंने कहा अहंकार की बात। देखिए, राष्ट्रपति पद देश का सर्वोच्च पद होता है। किसका नाम आएगा? अभी हमारे पाठक जी ने, देखिए आपके राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि एक नाम वहाँ का चल रहा है, एक नाम अभी और चल रहा है, या आडवाणी जी की बात हुई, या वहाँ के गवर्नर जी की बात हुई, जो भी नाम आएगा। देखिए, राष्ट्रपति जो है हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। और डॉक्टर सुधा बहन भी जानती हैं, अभी आपने त्रिशूल जी कहा भी, अभी देखिए आरोप लगा के वो चले गए चैनल से बात के, कि राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी जो लगे हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में हमारा मत रहता है, या एनडीए का जो हमेशा मत रहा, कि यह एक ऐसा पद है जिसमें पक्ष विपक्ष से दूर देश के प्रथम नागरिक में सबकी सहमति हो। और पिछला चुनाव भी जो हमारे श्री रामनाथ कोविंद चुनाव जीते थे, उनका वोट प्रतिशत भी, अगर सुधा बहन मैं गलत हूं तो आप इंटरप्ट जरूर करिएगा, मैं क्षमा भी चाहता हूं, लगभग 65% लोगों ने, क्योंकि वो देश का प्रथम नागरिक होता है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो उस नाम पे सहमति बननी चाहिए। और राष्ट्रपति के रूप में एक दायित्व भी रहता है। और पिछले एनडीए सरकारों ने जो भी राष्ट्रपति, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, देखिए आपके पाठक जी ने भी कहा कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर कोई लोकप्रिय हुआ, तो मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे डॉक्टर एपी। लेकिन तुलना करने में यहाँ मैं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मैं तुलनात्मक नर्जन नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिए, डिबेट को जब शांति, देखिए आक्षेप गलत होगा तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए, सुधा बहन आप इंटरप्ट करेंगी, मैं आपसे क्षमा भी मांगूंगा, मैं छोटा हूँ, सीखूंगा ही आपसे। लेकिन ये एक ऐसा पद, ये देखिए आप, ये बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह बदलाव कर लेते हैं तुरंत ऐसा। संयोजक बनाए गए हैं, नहीं त्रिशूल जी सुनिए, एक मुझे 30 सेकंड और दीजिए। जो संयोजक बनाए गए, मैं जानता हूं कि देश के सर्वोच्च पद पर जो भी व्यक्ति बैठे, वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, यह आपस की राजनीति की बात नहीं होती, ये देश की अस्मिता और गौरव की बात होती है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, और सभी चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष में एक ऐसा नाम आए जो सर्वसम्मति से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो, जिसके देश के सभी नागरिकों को गर्व हो। हमने जो भी नाम दिए, या आज तक जो भी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ, वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के बहुत विद्वान और प्रतिष्ठित लोग ने, सबने देश के गौरव का मान बढ़ा। तो वो नाम ऐसा होना चाहिए। और जैसे पाठक जी ने कहा, स्वास्थ्य की दृष्टि हो या कोई व्यक्तिगत कारण हो, लोगों ने नाम वापस किए, उसमें श्री शरद पवार जी हो या श्री फारूक अब्दुल्ला जी हो, या पाठक जी ने अभी कहा कि कोई नया युवा राष्ट्रपति। नहीं, लेकिन बीजेपी, देखिए देशबंधु जी, बात युवा की नहीं होती, राष्ट्रपति के भी कुछ दायित्व होते हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और आयु के हिसाब से भी इनकी आयु जो है अधिक तो हो ही गई है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कुछ समस्याएं हैं। लेकिन हम चाहते हैं यार, राष्ट्रीय एनडीए का जो भी उम्मीदवार आएगा, देखिए हमारे 2 बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लगे हुए हैं कि एक ऐसा नाम आए जिसपे पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति हो, और जो 21 जुलाई को नाम हो। इसमें अहंकार घमंड की बात नहीं होती, ये एक ऐसा पद होता है जिसमें सबकी सहमति बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सुधा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? त्रिशूल जी, मैं बीच में जी अभी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कहा, मैंने जो शब्द प्रयोग किए थे आपके पिछले कथन के उस पे कहा था, मैंने आपको व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया था। अगर आपको बुरा लगा, क्षमा चाहता हूं बहन, आप की बात नहीं है, और अगर विनम्रता पूर्वक आपने कहा ना, तो मैंने कहा मैं क्षमा चाहूंगा, आप बहन है, लेकिन किसी बात, हाँ देखिए इन्होंने दम्भ की भी बात कही थी, दम्भ का भी कहा था। तो आप कहना चाहते हो, इतनी अच्छी बात है कि सर्वसम्मत की बात की, राष्ट्रपतियों की बात की, और उन्होंने कहा कि जो प्रसिद्ध और कम प्रसिद्ध की बात हुई,
इसके पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार शायद पाठक जी हैं, मैं उनके नाम को नहीं मुझे हो रहा है, तो उन्होंने इसके पहले 2 नाम लिए और कहा कि बाकी किसी राष्ट्रपति। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब जो राष्ट्रपति होके देश का सम्मान बढ़ा चुके हैं, जब उनके बारे में आप लोग कोई बात करते हैं ना, तो कम से कम उनकी प्रसिद्धि, उनकी कितना लोग जानते थे नहीं जानते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके देश के राष्ट्रपति थे, 14 लोग उस पद पे सुशोभित हो चुके हैं, तो हमें एक भारतीय होने के नाते इतना तो कर्तव्य बनता है कि हम उनमें कंपेयर न करें उनकी प्रसिद्धि, कौन अच्छा था कौन अच्छा नहीं था। ये शब्द राजनीतिक विशेषज्ञों पे तो कम से कम सुशोभित नहीं होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाठक जी की बात कर रही हूँ। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था कि राजेंद्र प्रसाद जी के बाद। मैं आपकी बात पहले पूरी कर लूँ, फिर आप बोलेगा। सुन लीजिए, मेरी बात नहीं, मैं अपना विरोध दर्ज करा रही हूँ कि जब 14 राष्ट्रपति मेरे देश को मिल चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेके हमारे माननीय राष्ट्रपति जो इसमें कोविंद जी हैं, उन तक जितने भी राष्ट्रपति थे सब सम्मान भारतीय राष्ट्रपति हैं और उनको वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। देशबंधु दीक्षित जी, सुधा मिश्रा जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। विपक्ष धराशायी नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष पूरी तरह से कहीं ना कहीं आशान्वित है कि इस बार जो नाम होगा उसको भी जो पिछली बार का वोट प्रतिशत है उससे ज़्यादा वोट मिलेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष तीसरा नाम कौन सा लेकर आएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।